नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद के कविनगर थाने में एक महिला ने अपने साथ बलात्कार की घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई। पुलिस को दी गई जानकारी में महिला ने बताया कि पहले उसका अपहरण किया गया, जिसके बाद उसे किसी अज्ञात जगह ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से टीमों का गठन किया गया। जब पुलिस ने जांच शुरू की गई तो पता चला कि महिला ही आरोपी है जिसमें इस कहानी को बना था। जब महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो सामने आया कि आरोपी महिला ने पहले पति को भी झूठे केस में जेल भिजवाया हुआ है। अब महिला अपने पति के दोस्तों को भी जेल भिजवाना चाह रही थी। हालांकि गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई ने महिला के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस अब आगे की जांच में जुटी हुई है। थाना कविनगर पे एक महिला ने एक सामूहिक दुष्कर्म की, अपने ऊपर केमिकल डालने की, अपने को अगवा करने की, गाड़ी में ले जाने की, तीन पर आरोप लगाकर एक अभियोग दर्ज करा। जब अभियोग की गहराई से जांच की गई और सारे एविडेंस कलेक्ट किए गए, मेडिकल कराया गया, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, मोबाइल की लोकेशन आदि देखी गई, पाया गया कि अभियोग पूरी तरह से झूठा है, मनगढ़ंत है और किसी मकसद के तहत ये पूरा अभियोग दर्ज कराया गया है अपने पति के साथियों के खिलाफ। पहले भी महिला एक अभियोग दर्ज कराई थी जिसमें पति उसका जेल में है। यह मुकदमा जो लिखाया था उसके साथियों के खिलाफ लिखाया था। इसके पहले भी जो और मुकदमे लिखवा चुकी है। इसके पहले 3-4 एप्लीकेशन इसी तरह के चीजों को आरोप लगाकर दे चुकी है। तो लगातार ये महिला इस तरह के आरोप लगाकर एप्लीकेशन देना, मुकदमा लिखवाना किया जा रहा था इनके द्वारा। पूरी जांच जब गहराई से की गई, सारे साक्ष्य संकलन किए गए, पर पाया गया कि यह मुकदमा पूरी तरह से मनगढ़ंत और फर्जी है। इसमें उस मुकदमे को फिर तरमीम करते हुए, उसको समाप्त करते हुए, इसमें इसी महिला को जिसने मुकदमे को दिखाया उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसका चालान किया जा रहा है और कई कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या वजह देखने को मिलता है कि महिलाओं द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि ये मामला प्रकाशित हुआ, इसका मामला खुलासा हुआ, लेकिन अगर इस तरह की महिलाएं कोई भी आरोप लगाती हैं तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाने सुनिश्चित की जाएगी? इसमें देखिए, पूरा ये केस जो था, ये पहला मुकदमा इनका नहीं था। इसके पहले भी 2 मुकदमे लिखवा चुकी थी महिला और कई एप्लीकेशन दे चुकी थी। कई बार मुकदमे लिखवा कर उसमें बयानों में मुकर गई, समझौता कर ली थी। लगातार इनके द्वारा इस तरह से किया जा रहा था, लोगों को परेशान किया जा रहा था और एक ही व्यक्ति पे टारगेट करके कि बार बार उसके खिलाफ मुकदमा लिखाने का प्रयास किया जा रहा था, दिखाया गया है। तो इसको हम लोगों ने बड़ा फिर गंभीरता से लिया और गहराई से जब इसकी पूरी जांच पड़ताल विवेचना की गई, पूरा मामला इस तरह से खुलासा हुआ है और उल्टे इनके खिलाफ कार्रवाई की। रीजन क्या रहा, क्यों मुकदमा लिखवाती थी, क्या इसकी मंशा थी? इसमें अगर इस महिला को देखेंगे तो एक व्यक्ति जो विकास त्यागी नाम का है, पहले उसके साथ लिव-इन में रही। लिव-इन में रहने के दौरान फिर आपस में की अनबन हो गई, झगड़ा हुआ। विकास त्यागी के खिलाफ 2 मुकदमे लिखवाए, विकास त्यागी और उसके दोस्तों के खिलाफ पहले भी लिखवाया। विकास त्यागी उसमें अभी भी आरोप में जेल में है। इस बार जो मुकदमा लिखाया था विकास त्यागी के दोस्तों के खिलाफ। कुल मिला के विकास त्यागी से जो उसका अनुभव है तो उसको परेशान कर लिया, उसके दोस्तों को परेशान करने के उद्देश्य से इनके द्वारा मुकदमा लिखाया। तो पैसे की डिमांड की थी उनसे, उन लोगों से? इस तरह की कोई बात नहीं आई, लेकिन जो विकास त्यागी है जिसके साथ ये लिव-इन में रहते थे, जिसके फ्लैट में अभी भी रह रही है, तो कुछ उनकी मंशा हो सकती है उस फ्लैट में। आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरीके से कहा जाता है कि महिला प्रधान इसको कहा जाता है, लेकिन अगर महिला इस तरह की कोई गलती सूचना देती है या मुकदमा लिखवाती है तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी? बिल्कुल, ऐसे मामलों में स्टैंड लेना चाहिए और गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें तो इसलिए हम लोग जा पाए क्योंकि महिला लगातार इस तरह की मुकदमे लिखवा रही थी और एप्लीकेशन दे रही थी, इसलिए इसका किया। और ऐसा भी कोई भी मामला इस तरह संज्ञान आएगा कि झूठा है तो हमको उसमें गहराई से जाकर उसकी विवेचना करके निर्दोषता उसमें नहीं हो, इसको इंश्योर करना। सर, महिला के ने दिखाया है कि इसको जलाया भी गया है किसी केमिकल के द्वारा, ये इसने खुद करा था, इसका हादसा हुआ था? ये अभी वाला जो मामला है, अभी तो उसमें ऐसा कोई केमिकल तेजाब नहीं पाया गया है। अभी फोरेंसिक रिपोर्ट उसमें आनी है, अभी डॉक्टर का कहना है कि ऐसा कोई केमिकल नहीं था।
और कई रिपोर्ट अभी आनी भी है, लगातार उस पर हम विवेचना चल रही है। और केमिकल डालने वाली बात भी डॉक्टर ने नकारा है, कोई केमिकल डाला नहीं गया है, जैसे लग रहा है कि कहीं से उसको लगाया गया है किसी चीज से, और ऐसा कोई गंभीर उसमें केमिकल की इंजरी नहीं है। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में बीती 25 तारीख को एक महिला ने अपने साथ हुई दुष्कर्म की घटना की तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई। पुलिस को द्वारा मिली गई जानकारी के अनुसार पुलिस को पता चला कि पहले महिला को अपहरण किया गया, जिसके बाद उसका बलात्कार किया गया। पुलिस ने जब इस पूरी घटना का सफल अनावरण किया है तो आज ये पता चला है कि इस पूरी घटना का ताना बाना खुद इस महिला ने बुना था। इस महिला के द्वारा झूठे मुकदमे में पहले अपने पति को भी फंसाया जा चुका है। उसके बाद ये महिला अपने पति के दोस्तों को भी जेल की हवा खिलवाना चाहती थी। हालांकि इसके द्वारा लगातार अपने पति के दोस्तों से पैसों की भी मांग की गई थी। दरअसल ये महिला पहले भी कई लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा चुकी है, लेकिन गाजियाबाद पुलिस इस बार पूरी तरीके से एक्टिव थी। गाजियाबाद पुलिस ने परत दर परत इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म भी कबूल लिया है। फिलहाल आरोपी महिला को जेल भेजा जा रहा है। जितेंद्र भाटी, साधना प्लस, गाजियाबाद। उधर नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन पहुंची और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की और इसके बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसके दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। योर एक्सेलेंसी, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स, सभी डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की यह भारत यात्रा अभूतपूर्व है। यह केवल भारत में यूरोपियन कमीशन की पहली यात्रा नहीं, बल्कि यह किसी भी एक देश में यूरोपियन कमीशन का पहला इतना व्यापक एंगेजमेंट है और साथ ही कमीशन के नए कार्यकाल की सबसे पहली यात्राओं में से एक है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, भारत और ईयू की 2 दशकों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। इसके मूल में ट्रस्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास है, शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए साझा कमिटमेंट है। इसी स्पिरिट में कल और आज अलग अलग सेक्टर की लगभग 20 मंत्री स्तर की बैठकें हुई है। विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सिंसियर और मीनिंगफुल चर्चा हुई है। हमारी पार्टनरशिप को एलिवेट और एक्सेलरेट करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्किलिंग और मोबिलिटी पर सहयोग का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। हमने अपनी टीम्स को एक पारस्परिक लाभकारी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, एफटीए को इस वर्ष के अंत तक संपन्न करने का निर्देश दिया है। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क मजबूत करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और जीआई एग्रीमेंट पर भी आगे बढ़ने की बात हुई है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में एक ट्रस्टेड और सिक्योर वैल्यू चेन हमारी साझी प्राथमिकता है। सेमीकंडक्टर, एआई,
हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और 6G में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। हमने एक स्पेस डायलॉग शुरू करने का निर्णय भी लिया है। फ्रेंड्स, इकोलॉजी और इकोनॉमी का बैलेंस हमारी साझी प्रतिबद्धता रही है और इस दिशा में हमारा मजबूत सहयोग रहा है। हमने ग्रीन हाइड्रोजन फोरम और ऑफशोर विंड एनर्जी बिजनेस समिट करने का निर्णय लिया है। ईवी बैटरीज, मरीन प्लास्टिक्स और ग्रीन हाइड्रोजन में जॉइंट रिसर्च किया जाएगा। साथ ही सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पर हम अपने जॉइंट प्लान को आगे बढ़ाएंगे। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमेक, उसे आगे ले जाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आईमेक ग्लोबल कॉमर्स, सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को ड्राइव करने वाला इंजन साबित होगा। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हमारा बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक है। साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म पर हम सहयोग के लिए आगे बढ़ेंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के महत्व पर दोनों पक्ष एकमत है। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव्स, इससे जुड़ने के ईयू के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। इंडो पैसिफिक और अफ्रीका में सस्टेनेबल और समावेशी विकास के लिए हम साथ मिलकर ट्रायंगुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारे संबंधों का स्ट्रांगेस्ट एसेट है। हमारे बीच एकेडेमिया, रिसर्च और इंडस्ट्री पार्टनरशिप बढ़ाने पर भी आज नई सहमति बनी है। मेरा मानना है कि इंडियाज यंग टैलेंट यानी यूरोप से इनोवेशन कैन टुगेदर क्रिएट लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। हम ईयू की नई वीजा कैस्केड रेजिम का स्वागत करते हैं। इससे भारत के टैलेंटेड युवाओं की एबिलिटी को बेहतर मोबिलिटी मिलेगी। हमने आज तय किया है कि 2025 से आगे के समय के लिए भारत ईयू पार्टनरशिप का एक बोल्ड और एम्बिशियस रोड मैप बनाएंगे। इसका लॉन्च अगली भारत ईयू समिट के दौरान होगा। एक्सेलेंसी, आपकी इस भारत यात्रा से हमारी पार्टनरशिप को नई गति, ऊर्जा और उत्साह मिला है। ये यात्रा हमारे एम्बिशन को एक्शन में ट्रांसलेट करने का सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। मैं अगली भारत ईयू समिट के लिए आपका एक बार फिर से भारत में स्वागत करने के लिए तत्पर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की भारत यात्रा पर विदेश मंत्रालय की तरफ से विशेष ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। The President of the European Commission, Her Excellency Ursula von der Leyen, accompanied by the College of Commissioners, are on official visit to India, as you all know. The 22 of the commissioners are part of the EC delegation, and this is really an unprecedented and a landmark visit on many counts. This is one of the first such visits by the college in its new mandate, and the first which has been outside Europe, and their new mandate of course began in December 2024. This visit signals the high priority that is attached by both sides to the strategic partnership that we share, and the visit of the entire college also
highlights the very extensive breadth of our partnership and engagement. President von der Leyen met Prime Minister Modi, and the two leaders held extensive discussions, including in the delegation level talks. In addition to these talks, there have been 20 individual ministerial meetings since yesterday, again something very unprecedented, where the College of Commissioners have met their counterpart ministers. These other meetings have included meetings of the bilateral cluster, the three meetings of the ministerial level for the three working groups of the Trade and Technology Council and the Trade and Technology Council Ministerial itself. 20 cabinet ministers and ministers of state from India also participated in the delegation level talks today. The themes covered in these bilateral ministerial engagements, in addition to the trade and FTA and digital green technologies to supply chains under the TTC, some of the other themes that were discussed were ranging from finance to renewable energy to environment, research and innovation to skilling and education, space to defense, connectivity and mobility, sustainable urbanization to water to fisheries, women empowerment to youth. So this really gives an idea of how extensive and broad-ranging the discussions were held at ministerial level, and this explains the breadth of our strategic partnership that we share. I would like to share some of the program elements briefly. Yesterday, upon arrival, President von der Leyen was received at the airport by Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Srimati Anupriya Patel, and was accorded a ceremonial reception and a cultural welcome. Thereafter, she visited Rajghat to pay tributes to Mahatma Gandhi. External Affairs Minister had called on the President von der Leyen last evening. Today, the plenary meetings were followed by a banquet lunch hosted by the Prime Minister in honor of President von der Leyen and the College of Commissioners. And later this evening, the Confederation of Indian Industry, CII, will host a business event with leaders of industry, and they will also host a dinner for the delegation. Earlier today, the President von der Leyen, she experienced the digital payment transaction, UPI, at one of the venues, and the College of Commissioners also traveled by the hydrogen bus to the venue. These two areas, of course, digital transformation and green energy transition, are areas where India is developing our capabilities very quickly, and also these are areas, some of the key areas where India and EU are collaborating very closely. Among the outcomes, there has been a leader's statement, which will be, I understand, will be issued shortly. It highlights the important context of the visit and the significance, and also the guidance that has been provided by the leaders to their teams to take the strategic partnership forward in very, very substantial ways. Some of the key outcomes relate to trade, investment, technology, mobility, connectivity, defense, and these broad themes. In a major outcome, the leaders have directed their teams that the India-EU FTA should be concluded within the year. This is, of course, a very important outcome, as negotiations have been ongoing on this aspect. There has also been very clear progress on the different working groups under the Trade and Technology Council. These working groups, just to refresh your memory, the themes are from strategic technologies, digital governance and digital connectivity, that is working group 1, then green and clean energy technologies, and that is the working group 2, and trade, investment and resilient value chains is the theme of the working group 3. And there has been very extensive discussions and progress in all three of these tracks. On technology further, there has been progress in the implementation of the MOU on semiconductors, from boosting supply chains to facilitating talent exchange and skilling. And also there has been MOU between the Bharat 6G Alliance and EU 6G Smart Networks and
service industry associations, and extensive discussions were held on taking these cooperation forward. There is also a deepening collaboration between the India AI Mission and the European AI Office. On clean and green energy, there is joint funding been announced of 60 million euros for research projects ranging from electric vehicles to plastics, marine plastics, and also to projects on waste to energy, especially to green hydrogen. There has been progress on the third phase of the work plan on clean energy and climate partnership that India and EU share. And India-EU Green Hydrogen Forum will be held, and India-EU Business Summit on offshore wind energy is also planned. Another area of collaboration, important collaboration, has been connectivity, and in that sphere both sides discussed the significance of the IMEC connectivity initiative and various ways to take this forward. On the defense and security domain, especially maritime security, the EU has decided to join India's Indo-Pacific Ocean Initiative, IPOI, and EU is also joining as an observer or a dialogue partner in the IORA initiative. There was also discussions and cooperation on improving maritime domain awareness, especially the cooperation between fusion centers in terms of sharing information. Similar cooperation was discussed between the Indian Navy and the Operation Aspidus of European Union. There was also discussion on how India could join projects under the EU's Permanent Structured Cooperation, which is called the PESCO, EU's Security and Defense Program. It was also decided to hold focused discussions on defense industrial partnerships going forward. And India-EU Space Dialogue will be launched soon, and both sides also decided to pursue trilateral cooperation projects both in Africa and also in the Indo-Pacific region. This area has been another important area of collaboration, since both India and EU have extensive development partnership program across various geographies. उधर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गोवा के दौरे पर हैं और जहां राज्य के उद्योग और परिवहन मंत्री मोबिन गोनिन्हो ने जो है एयरपोर्ट पर उनका आत्मीय स्वागत किया। उधर गाजियाबाद पुलिस एक बार फिर एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, जिसका ताजा मामला कौशाम्बी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दिखाई दी है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में आरिफ नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, वहीं उसका एक साथी भागने में प्रयास में दबोच लिया गया। बता दें कि यह दोनों इंदिरापुरम इलाके में लूट की घटना को अंजाम देकर फरार होने की फिराक में थे। थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में लगातार ही सघन चेकिंग की जा रही थी। उसी समय 5/6 पुलिया को जाने वाली रोड पर एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई पड़े, जिन्हें मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया। इनके द्वारा ना रुकते हुए बाइक बहुत तेजी से भगाई गई तथा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। पूछताछ में उसने अपना नाम साहिल बताया है तथा दूसरे व्यक्ति को मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा साहस का परिचय देते हुए तत्काल ही हिरासत में ले लिया गया, जिसका नाम आरिफ है। इन दोनों ने पूछताछ में ये बताया है कि ये शाम के समय राहगीरों से स्नैचिंग तथा लूट की घटनाएं कारित करते हैं। इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक स्नैचिंग का मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त की जा रही मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।